नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष BHDF 101 की दूसरी कोर्स कोड की किताब लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें विषय को अ, 6 इकाइयों के द्वारा विभक्त किया गया है। पहली इकाई का जो रूप है वो मैंने पहली वीडियो में एक तरह से बताने का प्रयास किया है। अब मैं यहाँ पर BHDF 101 की दूसरी इकाई का पहला टॉपिक यानी कि इकाई का 7वां, पहले 6 इकाइयों का वहाँ पहली किताब में वर्णन कर दिया है पहली वीडियो में, और अब दूसरी वीडियो में 7 से लेकर 12 तक जो एक तरह से इकाई दी गई है उसका अलग अलग रूप से मैं वाचक और विविध विषय विषय के अनुसार इकाई को 6 भागों में विभाजित किया गया। पहली इकाई यानी कि 7वीं इकाई है सामाजिक विज्ञानों की भाषा, इतिहास के संदर्भ तथा वर्तनी के कुछ नियम। 8वीं इकाई में बताया जाएगा सामाजिक विज्ञानों की भाषा, राजनीतिक विज्ञान तथा शब्द रचना। 9वीं इकाई में मानविकी की भाषा, ललित कला तथा विशेषण। 10वीं इकाई में विज्ञान की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द। 11वीं इकाई में विज्ञान की भाषा का स्वरूप, और 12वीं इकाई में विधि एवं प्रशासन की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द और अर्थ का जो रूप है वो एक तरह से लिया जाएगा। इसके आधार पर हम देखते हैं चीजों का किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, और इस वर्गीकरण के आधार पर हम चीजों का जो प्रस्तुतिकरण है वह भी करते हुए दिखाई देते हैं। इकाई 7 में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसके आधार पर चीजों का एक तरह से रूप प्रस्तुत किया गया है, और वो रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से किताब के माध्यम से अनेक रूपों में एक तरह से बांटा गया है। वह बांटने के रूप में हम देखते हैं कि चीजों को किस तरह से लिया गया है। पहले उसमें हम देखते हैं कि जो इकाई है उसमें सामाजिक विज्ञानों के आधार पर वर्तनी का जो प्रयोग है या इतिहास में जो उसका प्रयोग है वह एक तरह से किस तरह से किया गया है उसका आधार मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हूँ। व्यापारिक दृष्टि से संबंध, भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध। पृष्ठभूमि में दिखाया गया है कि भारत का यूरोप तथा अन्य देशों से व्यापारिक संबंध या संपर्क रहा, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं व्यक्ति अनेक प्रकार से अपनी दैनिक दिनचर्या या जरूरतों को एक तरह से अपने माध्यम से प्रस्तुत करता है, क्योंकि सबकी स्थिति परिस्थितियां अलग होती हैं, तो वह किस वक्त किसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है उसके आधार पर उसका वह एक तरह से निर्वाह करते हुए दिखाई देता है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत और जो यूरोप था उसका व्यापारिक संबंध किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, और उसमें जो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे उसमें किस तरह से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, जरूरतों को एक तरह से पूरा करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये मूलभूत आवश्यकताएं क्या थी, जैसे खाद्य व्यंजन में जैसे मसाले आदि। भारत से पुर्तगालियों जैसे कोचीन, गोवा, दीप दमन आदि ने व्यापार की दृष्टि से काफी धन कमाया, और इस धन के आधार उन्होंने किस तरह से अपने जरूरतों के हिसाब से अपने जीवन का एक तरह से वो आगे बढ़ाया, उसमें विकास किया। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में हम देखते हैं कि इंग्लैंड के सौदागरों के मर्चेंट एडवेंचर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी संस्था या कंपनी की एक तरह से स्थापना हुई। 1600 में रानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को एक सनद देकर व्यापार के लिए अधिकार दे दिया, यानी कि एक उपाधि दे दी, और व्यापार करने की एक तरह से पूर्ति या उसके प्रति एक मान्यता, एक ठप्पा उसने लगा दिया, जिसके आधार पर आगे के जो भी वहां पर अधिकारी हुए या फिर व्यापारी हुए उन्हें एक तरह से मान्यता मिलती कि यहाँ पर हम अपना व्यापार कर सकते हैं, और इस व्यापार में हम और लोगों की भी एक तरह से हिस्सेदारी की भी बात कर सकते हैं।
भारत में सबसे पहले सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर अपना अधिकार एक तरह से जमाया और धीरे धीरे करके पश्चिमी तट तक में हम देखते हैं कई स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि हम जो व्यापार की शुरुआत करते हैं तो व्यापार की शुरुआत करते समय हम केवल एक स्थान के आधार पर उस व्यापार की महत्ता को नहीं अंकित करते हैं। हम अलग अलग आधारों पर, अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग देश पर, विदेश पर एक तरह से उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम रूप में हमने भारत से जो देखी और उसके आधार पर की। ये कारखाने की एक विशेषता थी कि उसमें एक तरह से गोदाम, दफ्तर, कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्हें उनके रहने की एक तरह से व्यवस्था कीजिए और व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। 1611 में मछली एक तरह से मछली का जो कार्य था वह एक तरह से आरंभ हुआ। 1611 में एक कारखाना खोला गया जिसके माध्यम से मछली का जो उद्योग है, मछली का जो व्यापार है, एक तरह से सार्थक रूप में देश में स्थापित किया गया। 1633 में हम देखते हैं पूर्वी भारत में पहला कारखाना उड़ीसा में खोला गया। आरंभ में बादशाह ने कई प्रकार से एक तरह से काम लेने के लिए अनुनय, विनय और प्रलोभन का सहारा दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी को भी जब लाभ की दृष्टि से अगर हम कोई सपना या स्वप्न नहीं दिखाते तब तक वह कार्य को करने की पूर्ति वहां पर नहीं दिखाई देता है। तो वहां पर जब आरंभ में कारखाने खोले गए तो उस कारखाने में खोलते समय बादशाह ने तो वहां के कर्मचारी थे जो कि एक तरह से अधिकारी थे, उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए और कारखाने में रहने की, खाने की और अधिक धन की देने की भी व्यवस्था वहां पर जुटाई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर कार्य करने के लिए एक तरह से उपस्थित रहे। और जब तक हम देखते हैं कि कारखाना को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय पे हम देखते हैं कि व्यक्ति विशेष ही प्रमुख भूमिका वहां पर निभाता हुआ दिखाई देता था। जनसंचार के उतने माध्यम वहां पर नहीं थे, तो इस रूप में कारखानों को चलाने के लिए अनेक कर्मचारियों को, अधिकारियों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभन लाभ देकर उनको वहां पर रहने की एक तरह से व्यवस्था जुटाई गई। दूसरा इसमें है अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह से यहाँ तात्पर्य है कि व्यापारिक दृष्टि से जो अंतिम मुगल राज्य था या मुगल बादशाह था, उसने उस रूप में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद परिवार में जमीन जायदाद के लिए हितों में संघर्ष बढ़ता गया। हम देखते हैं इतिहास साक्षी है कि जमीन जोरू के लिए अनेक प्रकार से लड़ाई झगड़ा होते थे और मुगल काल से ही ये जो परिपाटी चली आ रही है, हम देखते हैं आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसकी अस्त व्यस्त व्यवस्था हमें दिखाई देती है। इसी के कारण हम देखते हैं कि परिवार बिखरते हुए दिखाई दिखाई देते हैं, परिवारों में अनेक विघटन होते हुए दिखाई देते हैं, संबंधों में दरारें आती हुई दिखाई देती है और उसके आधार पर जो जीवन है वह काफी संघर्षमय होता हुआ चला जाता है। इस काल में हम देखते हैं प्राय गद्दी के लिए संघर्ष और मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न एक तरह से हो गया था। जब हम किसी चीज के लिए एक तरह से संघर्ष करते हैं और राज्य को, अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, लड़ने के लिए जब हम प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो महत्वपूर्ण संबंध होते हैं वह तितर बितर होते हुए दिखाई देते हैं। उनमें कड़वाहट, तनाव, संघर्ष का जो रूप है वह बढ़ते हुए दिखाई देता है और मन में बिखराव आने का के कारण जो व्यवस्था है या परिवार है वह छिन्न भिन्न भी होते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं शक्तिशाली सामंत सत्ता के लिए अवसरवादी और महत्वाकांक्षी लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखते हैं। कहूंगी कि इतिहास साक्षी है क्या इन सब चीजों से भरा हुआ है और हमें देखने को भी मिलता है कि जो लोग अपना किसी भी स्तर तक प्रयास करते हैं या वहां तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं, उनके लिए हम देखते हैं जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वह उनका किस तरह से शोषण करते हुए दिखाई देते हैं और शोषण की उस रूप में पूर्ति भी होते हुए दिखाई देते हैं। कई राज्य इनसे विद्रोह कर अपनी नई सत्ता बनाने में इस तरह से
कायम होते हुए दिखाई देते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने मुगल को हराकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाकर व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता पर भी अपना एक तरह से अधिकार जमा लिया। मद्रास, बंबई और कलकत्ता में व्यापारिक दृष्टि से काफी धन कमाया गया। धन से है कि जीवन सुलभ तो हुआ, पर अनेक प्रकार से उसमें लड़ाई झगड़े, तकरार, दरार एक तरह से बढ़ती हुई दिखाई दी। भारत में व्यापार करके अंग्रेजों ने काफी धन कमाया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके न्यायिक व्यवस्था पर भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया। हम देखते हैं कि जब राज्य पूरी तरह से व्यक्ति के अधिकार या उसके अधिकार स्वरूप आ जाता है, तो उसमें राजा के साथ साथ जहां हम देखते हैं कानून की जो व्यवस्था है वह भी उसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से हम देखते हैं कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वह अपनाई, और भारत के हर एक बादशाह या हम देखते हैं हर एक व्यक्ति को अपने स्वयं के अधिकार में एक तरह से लेते हुए दिखाई दिए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि संपूर्ण राज्य पर एक तरह से उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया और राज्य की राज्य की स्थापना कर दी, और टैक्स का भी वहां पर फरमान एक तरह से निकाला। हम देखते हैं टैक्स की शुरुआत भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य या अंग्रेजी सभ्यता के आधार पर हमें देखने को मिलती है। राजनीति पर अंग्रेजों का अधिकार एवं शोषण नीति, संधि एवं धोखाधड़ी की नीति अपनाकर ये लोग अपना कार्य करते हुए दिखाई देते थे। कई राज्यों को इस नीति का शिकार होना पड़ा, और इस नीति के शिकार होने के साथ साथ उन्होंने अपने जो भी व्यापार उद्योग में जो भी लाभ कमाए वह सूद समेत उनको वापस देना पड़ा, जिसकी भरपाई वह अपने पूर्ण जीवन को भी एक तरह से व्यक्त करके भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंग्रेजों की सहायता लेकर अपनी स्वतंत्रता को एक तरह से ताक पर रखते हैं जी, कि जब हम किसी के दबाव में काम करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता एक तरह से हमसे छिनती हुई दिखाई देती है, और इसी के दुष्परिणाम के कारण हम देखते हैं कि पूरी तरह से हम पर एक तरह से आधिपत्य उन्होंने जमा लिया, और हमारी स्वतंत्रता को एक तरह से बेड़ियों में जकड़ कर 1857 तक लगभग सारा भारत अंग्रेजों के अधिकार में एक तरह से आ गया था। हम देखते हैं उद्देश्य केवल ये था कि धन कमाना था, और धन से हम देखते हैं कि पूरे साम्राज्य को अपने अंतर्गत ले लिया। सूती हमारे जो उद्योग थे, हमारे जो व्यापार थे, वो भी उन्होंने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। सूती वस्त्र से लेकर काली मिर्च को निर्यात कर अपने देश में ऊंचे दामों पर बेचकर वह धन की और एक तरह से लाभ कमाने की व्यवस्था में लगे हुए दिखाई देते थे। नए आधुनिक उपकरणों का आविष्कार कर भारत में ऊंचे दामों में कच्चा माल लेकर अपने देश में एक तरह से तैयार करते, यानी कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते और अपने देश में उसे तैयार करके ऊंचे दामों में बेचा करते थे। यही उनकी एक तरह से राजनीति थी, और कहीं ना कहीं इस राजनीति के कारण उन्होंने सालों साल भारत पर एक तरह से ना राज किया, और उस राज में हम देखते हैं करने के रूप में कि हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह से तितर बितर होती हुई दिखाई दी। भारत में आर्थिक शोषण आरंभ हो गए, कि हम देखते हैं कि हम जितने उनके दबाव में कार्य करते थे उतने ही हम उनके पक्ष में एक तरह से ना चाहते हुए भी उनके पक्ष में कार्य करते हुए दिखाई देते थे। अंग्रेजों ने एक नई महाजन वर्ग को जन्म दिया। जमींदारी प्रथा कहीं ना कहीं वहीं से एक तरह से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें किसानों का आर्थिक शोषण अधिक से अधिक होने लगा। हम अगर देखें कि उस युग में किस तरह से लोग जमींदारी से अगर कुछ भी उधार लेते थे तो वह सालों साल जब तक जीते थे या मरने के बाद भी वो कर नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वह डगमगासी दिखाई देती थी। मध्य वर्ग के लोगों में हम देखते हैं असंतोष की भावना फैल गई थी, क्योंकि जब हम पूरी तरह से हम व्यापार में या अपने आर्थिक रूप से सुचारू रूप से अपना घर नहीं चला पाते हैं, अपना जीवन नहीं चला पाते हैं, तो उसमें हमारे जीवन में निराशा का जो भाव है, उदासीनता का जो भाव है, वह एक तरह से घर करते हुए दिखाई देता है, जिसका परिणाम ये देखते हैं कि लोग दबते रहे, और उस दबने के आधार पर उनका जीवन एक तरह से विषैला होते हुए दिखाई दिया। हिंदू एवं मुसलमान
धार्मिक आधार पर ठेस पहुंचाने लगे, क्योंकि ये उनकी कूटनीति थी कि किस तरह से धर्म के रूप में लोगों में अराजकता या हम देखते हैं कि असंतोष की भावना फैलाई, चाहे राजाओं, सामंतों एवं जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि उन पर भी एक तरह से अधिकार जमाना था। तो जितने भी उनके अधिकार थे एक दूसरे से लड़ और अपने हित पर उन्होंने कर लिए। अनेक प्रकार के आंदोलन उस समय में आरंभ हुए, जिसमें गदर की शुरुआत मेरठ से हुई या स्वाधीनता आंदोलन का जो स्वरूप है, जो महत्व है, उसको दर्शाया गया, या 1857 के विद्रोह को दबाने में मतलब अंग्रेजों ने किस तरह से पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से एक तरह से मजबूत कार्य किया गया। रेल एवं सड़क व्यवस्था में अनेक प्रकार से उन्होंने एक तरह से दूरदृष्टि रखी और उसके लिए कार्य भी किया। कहीं ना कहीं वो हमारे पक्ष में भी चीजें हुई, पर हम देखते हैं कि पक्ष में चीजें कम हुई और अराजकता, असंतोष की भावना अधिक हुई, जिससे कि पूरा जो भारत का समाज था, भारत का जो एक पूरा परिवेश था, वह एक तरह से उदासीन, असंतोष की भावना में जीते हुए दिखाई दिया। सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण के आधार पर इसे दो भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य था, और दूसरे में ईसाई धर्म की एक तरह से प्रचार प्रसार की भावना उन्होंने अपनाई। शिक्षा नीति का उद्देश्य हम देखते हैं, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये एक बहुत बढ़िया कार्य किया कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिसके आधार पर वह सही गलत का निर्णय ले सके, उस निर्णय के आधार पर अपने जीवन को सुलभ कर। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य उनके व्यापार को, उनके उद्देश्य को, उनके लक्ष्य को, उनकी अवसरवादिता को एक तरह से बढ़ाने का भी प्रयास यहाँ पर दिखाई देता है। अंग्रेजों के द्वारा आरंभ की गई शिक्षा नीति को भारतीयों ने पहचाना और जनसाधारण के समक्ष अपने मूल्य, अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानने का एक तरह से हम प्रयास होते हुए भी दिखाई देता है, क्योंकि इसका बड़े से व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का जो सार है वह प्रस्तुत होते हुए दिखाई दिया, और उसमें व्यक्ति किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति का जो रूप है वह रखा हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति का जो रूप है वह एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, और उस करण में हम देखते हैं कि व्यक्ति अनेक आधारों पर जीवन को जीते हुए दिखाई देता है। उसके लिए नित्य रूप से वह संघर्ष करते हुए भारतीय रूप में अपनी एक तरह से पहचान को भी स्थापित करता है। इस प्रकार अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी राष्ट्रीयता के प्रति भी संघर्ष की जो भावना है एक तरह से जगते हुए दिखाई दी, और उसका उदय हुआ। धीरे धीरे राजनीतिक दृष्टि से पूरा भारत देश एक सूत्र में बंधता हुआ दिखाई दिया। तब उन्हें एक तरह से आभास हुआ या उनका प्रयास हुआ कि किस तरह से अंग्रेजों के जो जुल्म है, जो उनका शोषण है, उनसे कैसे दूर हुआ जा सके। अंग्रेजों ने अपने से पहले ईसाई धर्म में अपने को एक तरह से पैर उन्होंने जमा लिए, क्योंकि उनकी इसी तरह की कूटनीति थी कि किस तरह से हम भारत में इस धर्म के आधार पर अनेक प्रकार की अराजकता फैलाए, और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी होते हुए दिखाई दिए। जोर शोर से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, बाइबल का हिंदी में अनुवाद कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि गोविंद रनाड़े ने, राजा राम मोहन राय ने या दयानंद सरस्वती ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा राष्ट्रीय भावना की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वह भी निभाई। तो इस रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध है वह किस तरह से बड़ा घटा, लाभ हुआ, उसमें शोषण की नीति कैसे अपनाई गई। इसके दूसरे जो उदाहरण रह गए हैं उसको मैं दूसरी स्लाइड में आपके सामने रखूंगी। तो आप इसके आधार पर अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।